Qtrix. Learn, practice, achieve. हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस नए वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और वो टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और उस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड की जलवायु। तो आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे उसका नाम होगा उत्तराखंड की जलवायु। उसको हम समझेंगे क्योंकि इससे पहले हमने उत्तराखंड की भौगोलिक अवस्थिति को अच्छे तरीके से देखा है। कहाँ पर उत्तराखंड में पर्वतीय हिस्सा है, कौन से मैदानी हिस्से हैं, उनको ठीक से समझा है। अब हम उसमें जो उसके क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन है उसको ठीक से देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो उत्तराखंड की जो जलवायु है उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जो जलवायु होती है वो आखिर कहते किसको हैं। हमें ये समझना है पहला पॉइंट कि किसी स्थान की जलवायु से क्या तात्पर्य होता है, या इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि उस स्थान का जो मौसम है, जो वेदर है, वो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु से किस प्रकार भिन्न होता है। तो इस टॉपिक में हम उत्तराखंड की जलवायु को पढ़ने से पहले ये दो जो हमारे या एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें देखना होगा। तो यहाँ पर ये पहला कॉन्सेप्ट है कि जो किसी स्थान की हम जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, तो वो उस स्थान के मौसम से किस तरीके से भिन्न होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मौसम होता है किसी स्थान का वो किसी छोटे स्थान के स्थान विशेष के एक निश्चित समय पर एक निश्चित समय पर जो वायुमंडलीय दशा होती है उसको हम उस स्थान का मौसम कहते हैं। वायुमंडलीय दशा का मतलब क्या होता है कि वहाँ का उस समय उस स्थान पर तापमान कैसा है, वहाँ पर वर्षा का स्तर किस तरीके का है वो देखा जाता है। इसके अलावा वहाँ पर दाब की स्थिति क्या है। तो इस तरह के कई सारे फैक्टर वहाँ पर देखे जाते हैं और यही सारे फैक्टर आपस में जुड़कर उस स्थान के मौसम का निर्धारण करते हैं। तो मौसम अगर हमें किसी स्थान का समझना है तो हम किसी छोटे स्थान विशेष के एक निश्चित समय पर जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो उस स्थान के मौसम को निर्मित करती हैं। तो इस तरीके से हमने जो पहली लाइन समझी कि हम मौसम वेदर किसको कहते हैं, तो वो एक तरह की वायुमंडलीय दशा है जो उस निश्चित स्थान से जुड़ी होती है और उसमें हमें जो वायुमंडलीय दशा होती है उसमें तापमान, वर्षा और दाब को हम देखते हैं। तो उत्तराखंड के जलवायु वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो उसका जो पहला हिस्सा था जो मौसम से संबंधित था वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम जलवायु वाले पोर्शन को देखें।
अगर हम जलवायु वाले पोर्शन को देखते हैं तो जलवायु वाले पोर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जलवायु एक दीर्घकालीन एवं एक बड़े स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशा का योग होता है। मतलब यहाँ पर जो हमने मौसम के अंतर्गत विभिन्न दशाएं देखी थी वो एक निश्चित समय में एक छोटे से इलाके की जो वायुमंडलीय दशा थी, तापमान, वर्षा, दाब इत्यादि था, वो जब हम उसी स्थल मतलब उसी एरिया के एक बड़े खंड में और एक बड़े अंतराल में, जैसे दशक हो गया, 20 साल का समय हो गया, 50 साल का समय हो गया, 100 साल का समय हो गया, इतने बड़े अंतराल में किसी खास क्षेत्र में अगर हम वहाँ की वर्षा, वहाँ के जो दाब है, वहाँ का जो तापमान है, उसको हम अध्ययन करें तो वो सारी चीज़ें मिलकर जलवायु बनाती हैं। तो ये जो क्लाइमेट होता है ये इससे एक बड़ी अवधारणा होती है, वृहद अवधारणा होती है। जैसे कि अगर हम देखें उत्तराखंड की ही बात करें तो जो आज से 50 साल पहले का जो जलवायु थी उत्तराखंड की, जो क्लाइमेट थी, वो आज बदली हुई नज़र आती है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत में या पूरे विश्व में जो वैश्विक तापन की बात की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना है जिसमें कि पूरे धरती के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो ये एक तरह का हमारा जलवायु परिवर्तन है, ना कि मौसम परिवर्तन। तो एक बड़े दीर्घकालीन समय में एक बड़े स्थान विशेष की अगर वायुमंडलीय दशा बदल जाए तो वो जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने दिखती है। तो ये हम देख रहे हैं पहला जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ पहला जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कह रहे हैं मौसम और जलवायु के बीच का जो बुनियादी अंतर है, उसको हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है उसको हम देखेंगे। देखें, अगर हम उत्तराखंड की जलवायु की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो जलवायु है वो पहली चीज उत्तराखंड के भौगोलिक अवस्थिति पर निर्भर करेगी। तो जलवायु जो है, यहाँ का जो तापमान है, वर्षा है, दाब की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड की अवस्थिति पर निर्भर करती हैं। क्योंकि हमने जो टॉपिक सबसे पहला पढ़ा था जिसमें हमने उत्तराखंड की भौगोलिक अवस्थिति देखी थी, तो वहाँ हमने ये समझ में आया था कि उत्तराखंड जो है वो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि उत्तराखंड की एक खास भौगोलिक स्थिति है, उसकी जो ग्लोब पर अवस्थिति है वो एक स्पेशल पॉइंट पर है। तो इसकी वजह से उत्तराखंड की जलवायु प्रभावित होती है। तो उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है, जो निर्धारण जो हमारी उत्तराखंड की जलवायु को करता है, वो है इसकी अवस्थिति। तो इसकी अवस्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो इसको भी हमें देखना होगा कि ये अक्षांश और पूर्वी देशांतर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारा एक ग्लोब है। दरअसल पृथ्वी का जो एक छोटा मॉडल होता है उसको हम ग्लोब कहते हैं, और ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई होती हैं, और उन्हीं काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम किसी स्थान विशेष की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। तो उत्तराखंड की जलवायु को थोड़ा ठीक से देखने के लिए हमें ये समझना है ये हमारा एक पृथ्वी एक ग्लोब है। इस ग्लोब के ठीक बीचों बीच एक रेखा पश्चिम पूर्व दिशा में खींची गई है, जिसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा, और जो ठीक 0 डिग्री कहलाती है। तो ये पहली अक्षांश रेखा है, और इसी तरीके से हम ऊपर जब बढ़ते जाते हैं तो इसी अक्षांश रेखा के 90 डिग्री पर जो पॉइंट होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ये 90 डिग्री पर होता है। इसी तरीके से इस रेखा के 90 डिग्री पर हमें एक और बिंदु दिखता है जो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश का मतलब ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व और पश्चिम दिशा में खींची जाती है, और 0 डिग्री वो अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती है। एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। वैसे तो ये भारत के भूगोल के अंतर्गत जो क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें इसको पढ़ा जाए तो बेहतर होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ उत्तराखंड की जलवायु को देख रहे हैं। तो उसको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहली चीज़ है उत्तराखंड की अवस्थिति। तो उत्तराखंड ग्लोब पर कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो 28 डिग्री 43 मिनट की बात की जाए तो ये ऐसे 0 डिग्री है। इसी तरीके से एक और रेखा आएगी, ये होगी 5 डिग्री की। फिर इसी तरीके से करते करते ये एक रेखा आएगी जिसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री। ये हमारी कर्क रेखा होती है, ये हमारी भूमध्य रेखा होती है। और अगर हम 28 डिग्री की बात करें तो हमारा उत्तराखंड की जो अवस्थिति होगी वो मुख्य रूप से यहाँ पर स्थित होगी। तो ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा जो उत्तराखंड है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, और ये इसकी अवस्थिति इसके जलवायु को प्रभावित करेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कोई स्थिर चीज़ नहीं है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और इस वजह से कभी उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख आ जाता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध, और उसकी वजह से उनके तापमान में, ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। तो उसको हम आगे कभी देखेंगे। यहाँ हमें समझना है कि उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक जो है वो है उत्तराखंड की अवस्थिति, और वो अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, और 23 डिग्री जो कर्क रेखा है उससे थोड़ा उत्तर की तरफ 28 डिग्री और 31 डिग्री के बीच में है। तो ये पहला पॉइंट हमने देखा उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में। अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि समुद्र से जो दूरी है उत्तराखंड की,
तो ये जो दूसरा पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तराखंड की जो अवस्थिति है वो भारत के, अगर हम भारत को देखें तो भारत के उत्तर वाले पोर्शन पर है और यहाँ हमारा पूरा समुद्र है, तो समुद्र से इसकी दूरी अधिक है। एक तरह से हम देखें तो उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, समुद्र से इसका दूर दूर से कोई भी संबंध नहीं है, और समुद्र से जब दूरी बढ़ती है तो ये समझा आना चाहिए कि तापमान में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। जैसे कि मुंबई का इलाका है वहाँ पर उतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम दिल्ली के आसपास के इलाके को देखें तो वहाँ पर गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है और वहाँ ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है। तो उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा जो कारक हम देख रहे हैं वो समुद्र से दूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि तापमान की एक प्रखरता देखने को मिलेगी, ठंड अधिक होगी यहाँ पर और गर्मी का भी कुछ प्रकोप यहाँ अधिक देखने को इसके तराई के रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट हमने उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले, वैसे तो ये किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन वो उत्तराखंड की भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। तो 2 पॉइंट हमने देखे, अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, समुद्र से दूरी। अब तीसरा पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई। इसका मतलब क्या है? जब हम वायु दाब की गणना करते हैं तो उसमें भी हम समुद्र तल को ही आधार मानते हैं, और समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगती है हमारे तापमान में और दाब में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब वो परिवर्तन कैसे होता है? जैसे जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पर, ये हमारा समुद्र तल है, इस समुद्र तल से जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो हमने उत्तराखंड के पर्वतों की चोटियों वाले सेक्शन को जब देखा था तो वहाँ पर हमें जो पर्वत चोटियाँ हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर देखने को मिलती थी। 7-7 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड में पर्वत चोटियाँ हैं, चाहे वो नंदा देवी पश्चिम की बात हो, पूर्व की बात हो, ये सब 7,000 वाली रेंज में है। तो उतने ऊंचाई पर टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा उसका आकलन हम यहाँ से कर सकते हैं। तो टेम्परेचर कम होगा, उसकी वजह से वायुमंडलीय दशाओं में इसका मतलब है परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला ये हमारा तीसरा फैक्टर था जो उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करता है। अब इसके बाद हम चौथा जो फैक्टर देखेंगे जो उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करेगा वो होगा यहाँ की जो उच्चावच दशाएं हैं वो कैसी हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये काम करेगा कि यहाँ पर उच्चावच दशाएं कैसी हैं। तो अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड में हमें पता है कि ये उत्तराखंड का जो हिस्सा है वहाँ पर जो ये लोअर रीजन है वो और ये जो ऊपर का रीजन है वो, इनमें कुछ भौगोलिक
अंतर देखने को मिलेगा। ये हमारा पर्वतीय हिस्सा होगा और ये तुलनात्मक रूप से मैदानी हिस्सा होगा, और इसकी वजह से इन दोनों में जो उच्चावच, उच्च प्लस अवच मीन्स कहीं ऊंचाई अधिक होगी, कहीं गहराई अधिक होगी, तो ये जो हिस्सा होगा उसमें उच्चावच दशाएं अलग होंगी। यहाँ का वायुमंडलीय दशा पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण अलग होगा, यहाँ मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ का हिस्सा अलग देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हमने देखी। पांचवा जो हिस्सा उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला होगा वो होगा स्थल या समुद्र का, जिसको हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अगर हम स्थल की बात करें तो हमारा स्थल कैसा है, वो पर्वतीय है। तो पर्वतीय स्थल होने के कारण यहाँ पर हमें कई तरह की अलग वायुमंडलीय घटनाएं देखने को मिलेंगी जो मैदानी क्षेत्रों में नहीं होंगी। तो ये भी उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होंगे। तो ये हमने कारक देखे। इसको अगर हम चाहें तो इसी पॉइंट में हम जोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी भौगोलिक अवस्थिति और इसके समुद्र तल से ऊंचाई, इसकी उच्चावच दशाएं, ये सारी चीज़ें इसकी जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब इस टॉपिक में उत्तराखंड की जलवायु को और डीपली पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को देखना होगा कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु किस तरीके से देखने को मिलती है। चूँकि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारा सूर्य है और इसके चारों तरफ एक पथ पर ये हमारी पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ है, जो सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है, वो है। और इसको हम क्यों समझ रहे हैं कि हम ये अच्छे से समझ सकें कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस तरीके से होता है। इसको हम भारत के भूगोल में भी देखेंगे। यहाँ हम बस इसका एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। देखें, एक पृथ्वी की अवस्थिति ये है, एक पृथ्वी की अवस्थिति ये है, एक यहाँ पर है और चौथी अवस्थिति यहाँ पर है। अगर हम पृथ्वी को देखें तो वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये हमारी पृथ्वी झुकी हुई है और ये पश्चिम से पूरब घूम भी रही है। तो अपने अक्ष पर झुके होने के साथ साथ अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम भी रही है और उसके साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी एक चक्कर लगा रही है। तो जब हमारा 21 जून आता है तब क्या होता है, जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, मतलब अगर हम इसको इक्वेटर माने, भूमध्य रेखा माने, तो उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से में सूर्य जो है वो उसकी जो किरणें हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट देती हैं और दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा अंधेरे में रहता है। ये हिस्सा जो है वहाँ पर उतना तापमान नहीं देखने को मिलेगा, किरणें तिरछी पड़ेंगी। इसी तरीके से जब हम 22 सितंबर के आसपास जाते हैं तो इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे दिखने लगती हैं। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हिस्सा आता है 22 दिसंबर का, जिसमें सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर
जो उत्तरी ध्रुव वाला पॉइंट है यहाँ पर उस पर पड़ती नहीं है। उत्तरी ध्रुव में हमें सूर्य की किरणें तिरछी ज़्यादा दिखती हैं और दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की किरणें अधिक दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें देख रहे हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। यहाँ पर हमें सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर दिखलाई देती हैं। तो ये हमारा टाइम होता है 21 मार्च का। तो ये एक क्रम है, 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च। तो अगर हम इसको देखें तो 21 जून वो समय होता है जब उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हम उत्तराखंड को देख रहे हैं तो हमें उत्तरी गोलार्ध से मतलब है, दक्षिणी गोलार्ध से नहीं कोई मतलब है। उत्तरी गोलार्ध में जो हमने कर्क रेखा देखी है उस पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में ये होता है ग्रीष्म ऋतु। अब उत्तरी गोलार्ध की ही बात करें तो 22 दिसंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर ज़्यादा पड़ती हैं। मकर रेखा का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये हमारी मकर रेखा, ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी भूमध्य रेखा होती है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होगा तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ेंगी, और जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर पड़ती हैं, और इसलिए उत्तरी गोलार्ध में यहाँ शीत ऋतु देखने को मिलती हैं। जबकि ये जो टाइम दोनों हैं ये ऐसे टाइम हैं जहाँ पर चाहे हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ेंगी। तो वैसे ये भारत और विश्व के भूगोल के अंतर्गत इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ हम ये समझें कि उत्तराखंड जो कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध का एक देश है, उसमें उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड में अगर हमें ऋतुओं का परिवर्तन देखना है तो उसके पीछे के इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पृथ्वी के घूमने से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इस झुकाव के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घूम रही है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घूम भी रही है, इसके साथ साथ वो सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, और इसी चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी पर ऋतुवत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे इम्पैक्ट डालती हैं, और इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। वहाँ से तापमान बहुत अधिक दिखने लगता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर दिखेंगी, तो इस वजह से उत्तरी गोलार्ध हमारा अंधेरे में चला जाएगा। ये पूरा जो रीजन है ये वाला, तो ये अंधेरे में चला जाएगा, इस वजह से किरणें यहाँ नहीं दिख पाएंगी, इसलिए ठंड इधर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हम देख रहे थे, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध यहाँ ठंड में रहेगा, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु देखने को मिलेगी। तो ये जो हम देख रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगें, तो बेहतर होगा कि इसको ज़्यादा उतना ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि जब भारत के भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे तब इन चीज़ों को बहुत विस्तार से और बहुत धीरे से पढ़ाया जाएगा। यहाँ उत्तराखंड की जलवायु को समझने के लिए हमें बस इस फिगर से यही निकालना है कि जो जून का रीज़न है, जून का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु का समय है, क्योंकि जून में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा तीव्रता के साथ प्रकट होती हैं, कर्क रेखा पर सीधे इम्पैक्ट डालती हैं, और उत्तराखंड की अवस्थिति इसी कर्क रेखा से थोड़ा उत्तर की तरफ है।
शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की किरणों से बहुत हद तक वंचित रहता है और इस वजह से वहाँ पर शीत ऋतु का प्रकोप ज़्यादा दिखता है। अब हम उत्तराखंड में जो सीजन हैं उनको इंडिविजुअली देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर उस सीजन को देखने से पहले हमें ये भी समझनी है कि एक ये ग्लोब की अगर हम आकृति देखें तो थोड़ा बहुत तो हमें ये आइडिया लग ही गया है, भले हम ना अक्षांश को बहुत डिटेल में पढ़े हों ना ही हमें कुछ अन्य तरह की जानकारियाँ हों, लेकिन इस टॉपिक को हल्का सा समझने के लिए हम इतना तो ज़रूर समझ सकते हैं कि एक ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके अलावा जो एक दूसरी रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाती है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, उसको हम मकर रेखा कहते हैं। और एक जो तीसरी रेखा उत्तरी गोलार्ध में इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाती है, लैटिट्यूड पर जाती है, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। तो इसमें कुछ हमें ताप कटिबंध देखने को मिलते हैं, मतलब वहाँ जो टेम्परेचर है हमारा वो कुछ परिवर्तित नज़र आता है। तो हमें पता है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर वर्ष भर पड़ती हैं। इसकी वजह से हमें एक पूरा रीजन जो है यहाँ पर ऐसा दिखेगा, जो इसको हम थोड़ा अगर ड्रॉ करें कटिबंधों को दिखाने के लिए, तो ये हमारा उष्ण कटिबंध रीजन है। इसके अलावा ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध रीजन है और ये हमारा शीत कटिबंध रीजन है। ये हमारा ये उत्तरी शीतोष्ण और ये दक्षिणी शीतोष्ण रीजन होगा और ये हमारा शीत रीजन होगा, शीत कटिबंध रीजन होगा। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर सूर्य जो है वो ज़्यादा अपनी रोशनी देता है, किरणें बिखेरता है, इस वजह से इसका जो टेम्परेचर होगा वो अधिक होगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, यहाँ हमारे ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो टेम्परेचर में कमी होती जाएगी और सबसे कम ये जो हमारा 66.5 डिग्री से परे वाला रीजन है वो शीत कटिबंध के रूप में जाना जाएगा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से परे रीजन जो होगा वो शीत कटिबंध के रूप में जाना जाएगा। अब उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच में एक रीजन होता है जिसको हम शीतोष्ण कहते हैं, यानी कि ये थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म वाला रीजन होगा। तो शीतोष्ण कटिबंध का जो उष्ण कटिबंध से लगा हुआ इलाका होगा, ये वाला जो इलाका होगा, इसी तरह ये वाला दक्षिणी गोलार्ध में इलाका होगा, ये कहलाएगा गर्म शीतोष्ण। और इसी तरीके से जो शीत कटिबंध की तरफ जुड़ने वाला इलाका होगा उसको हम कहेंगे शीत शीतोष्ण। तो ये ताप कटिबंध होते हैं। ताप कटिबंधों का ग्लोब पर जो निर्माण देखा जाता है, पृथ्वी पर जो निर्माण देखा जाता है, वो मुख्य रूप से ऊष्मा की जो प्राप्ति होती है सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों के रूप में, उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। और इसी तरीके से हम 3 कटिबंध देख रहे हैं, उष्ण कटिबंध,
शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये सारे फैक्ट जो हैं वो भारत के भूगोल के हैं, बहुत डीपली कॉन्सेप्ट भी हैं। इनको हमें सिर्फ मैं इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि हम इन शब्दों से परिचित हो जाएं, इनको हम ग्लोब पर देख लें, बाद में इन्हें डिटेल से बताया जाएगा। अब हम उत्तराखंड के जो विभाजन है, जलवायु जो बेल्ट है, उसको हम देखते हैं। तो उसको देखने से पहले हमें दो चीज़ें इसमें देखनी है। पहला, अगर हम उत्तराखंड में जो सीज़न देखें तो वो सीजन जो हैं वो उत्तराखंड में एक हमें ग्रीष्म ऋतु दिखती है, एक शीत ऋतु दिखेगी और एक वर्षा ऋतु देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड में तीनों सीजन देखने को मिलेंगे और इनके बीच में भी हमें स्प्रिंग और जो ऑटम सीजन होता है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो हमें तीन ये मुख्य सीजन देखने को मिलेंगे। अब ये क्यों देखने को मिलेंगे उसको हमने अभी देख लिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और उसकी खास अवस्थिति जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में देखने को मिलती है और इसी वजह से ये तीन सीजन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी स्प्रिंग है, ऑटम है, ये भी सीजन देखने को मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये देखें कि हमारी जो ग्रीष्म ऋतु उत्तराखंड में होती है वो कब से होती है। तो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, हमने उस वाले जो हमने एक ग्लोब का चित्र बनाया था मार्च और जून वाला, तो ये है मध्य मार्च से जून तक। तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। अब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होगी मार्च से जून तक, तो तापमान में क्या होने लगेगा, बढ़ोतरी होने लगेगी। हमारा तापमान जो है वो बढ़ने लगेगा और ये तापमान में वृद्धि का एक अंतर देखने को मिलेगा। जो वृहद हिमालय वाले क्षेत्र होंगे वहाँ तापमान कम होगा और शिवालिक की दक्षिणी ढाल और तराई भाबर वाले में यहाँ तापमान हमें अधिक देखने को मिलेगा। तो ये हमने तापमान को देखा, ग्रीष्म ऋतु कब से हमारी शुरू होती है उसको हमने यहाँ पर देखने में एक कोशिश की और इसको समझा। तो अगर हम देखें तो उत्तराखंड में जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है वो इसी फॉर्म में रहती है। अब रेंज देखेंगे तो यहाँ पर तो टेम्परेचर कम रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन ये जो तराई भाबर शिवालिक वाला अगर रीजन देखेंगे तो यहाँ पर हमें 35 से 45 डिग्री औसतन टेम्परेचर चला जाता है। तो ये तापमान की बात हो गई। तापमान यानी कि तापमान में उत्तर से दक्षिण एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। किसमें? जून के मंथ में, मध्य मार्च से जून तक। तो ये ग्रीष्म ऋतु को दिखलाता है। तो इसमें बहुत नहीं कुछ है, ये दो फैक्ट हमें पता होने चाहिए। अब हम वर्षा ऋतु की बात करेंगे और वही महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड में अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो देखें, एक हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं है मानसून का, लेकिन हमें जो भूगोल का विद्यार्थी नहीं भी है उसको भी पता होगा कि मानसून आ गया है और मानसून चला गया है। तो मानसून का मतलब हुआ बारिश होना, अगर बहुत सामान्य से अर्थों में हम देखें तो उत्तराखंड में जो मानसून है इसको हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून से
इन शब्दों को अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो बेहतर होगा कि उसको इसी रूप में देख ले। बाद में इसके कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में बता दूंगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो उत्तराखंड में वर्षा इससे द्वारा होती है, वर्षा इसमें होती है, और ये होती है जून से लेकर सितंबर मध्य तक, और बहुत भीषण बारिश भी होती है। इसमें हमें भूस्खलन जैसी कुछ घटनाएं, बादल का फटना, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब वर्षा ऋतु की जब बात की जाएगी तो चूंकि उत्तराखंड पर्वतीय हिस्सा है तो यहाँ जो पर्वतों पर बारिश होती है वो पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। पर्वतीय वर्षा का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से जो है वो आर्द्रता बादलों के रूप में ऊपर उठ रही हैं। बादल पूरे आर्द्र होकर यहाँ पर्वत की चोटी को पार कर रहे हैं, ये इस तरीके से आ रहे हैं। अब जैसे जैसे जो बादल के भीतर जल के कण हैं, ये जो जल के कण हैं वो भारी हो जाते हैं, तो क्या होता है कि दो तरह के ढाल होते हैं। एक होता है पवनमुख और दूसरा होता है पवनाभिमुख। मतलब जो हवा हमारे साथ बादल के रूप में आगे चल रही है उसमें जो जल के कण हैं वो पवन की तरफ, जब जो ढाल पवन की तरफ होगा उसमें वो टकराएंगे और भारी होने के कारण वर्षा के रूप में इस वाली ढाल की तरफ वर्षा कर देंगे। तो हमारा जो पवन की तरफ वाला जो ढाल होगा जिससे बादल आकर टकराएंगे वहाँ बारिश हो जाएगी, और फिर जब वायु इस पवनाभिमुख ढाल की तरफ जाएगी तो यहाँ पर जो वायु होगी उसमें किसी प्रकार के जो आर्द्रता है वो नहीं होगी, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाएगी। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय वर्षा होती है उसका कारण क्या है कि वायु के भीतर जो आर्द्रता होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो वायु पर्वतों की ढाल से टकराती है और भारी होने के कारण पूरा का पूरा जो जल है वो इस ढाल पर ही वर्षा के रूप में बरस जाता है। और जब वायु इस पर्वत ढाल के दूसरे हिस्से में जाती है तो उस वायु में आर्द्रता की कमी होती है और उसकी वजह से यहाँ पर हमें वर्षा नहीं देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी, और यहीं पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड में जो बारिश का जो एक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो होती है पर्वतीय वर्षा के रूप में, जो कि पर्वतों की ढालों पर होती है, क्योंकि वायु उस आर्द्रता को खींच पाने में असमर्थ हो जाती है। तो ये हम यहाँ पर पर्वतीय वर्षा को देख रहे थे, उसको हमने समझने की कोशिश करी। तो वर्षा ऋतु में हमने दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है ये देखा, जून से सितंबर के मध्य में होती है ये भी देखा। अब हम देखेंगे कि वर्षा का पैटर्न क्या है। तो अगर हम उत्तराखंड में वर्षा का पैटर्न देखें तो औसतन उत्तराखंड में 150 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अच्छी बारिश होती है, केवल ऊपरी क्षेत्रों में हमें कम वर्षा देखने को मिलेगी। अब इसका हम पैटर्न अगर देखें तो पहला पैटर्न होगा जहां पर हमें सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। तो वो पैटर्न पहला होगा 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाला। तो ये होगा
40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाला। दूसरा पैटर्न देखा जाएगा 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा वाला। तीसरा पैटर्न हम देखेंगे जिसमें कि जो हमारी वर्षा है वो मुख्य रूप से 120 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये होती है 120 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इन्हीं को हमें देखना है कि ये कौन कौन से स्थल हमें पर्वतों पर देखने को मिलते हैं जहाँ ऐसी बारिश होती है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा वृहद हिमालयी क्षेत्र है, जो हमारा वृहद हिमालयी क्षेत्र है, जैसे कि जो हमारा 4500 मीटर से ऊपर की जो चोटियां हमें देखने को मिलती हैं, जो कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के ऊपर के जो रीजन है वहाँ पर हमें बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी। जो भी बारिश होगी वो हिमपात के रूप में होगी और इसीलिए ये कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच में जो बारिश है वो हमें मध्य हिमालय के उत्तरी ढाल पर देखने को मिलती है। थोड़ी बारिश यहाँ पर थोड़ी अधिक हमें देखने को मिलेगी इस वाले रीजन की तुलना में। फिर तीसरा हिस्सा हम देखते हैं जो कि मध्य हिमालय का दक्षिणी ढाल होगा, वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये नैनीताल का जो मध्यवर्ती हिस्सा है वहाँ हम इसको समझ सकते हैं। तीसरा जो है सबसे अधिक बारिश यहीं होती है, ये शिवालिक की रेंजेस हैं, प्लस हमारा जो तराई प्लस भाबर का जो रीजन है वहाँ पर यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिलती है। तो ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो वर्षा का पैटर्न है उसको अगर हम समझें तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से जो वर्षा है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने में क्या होती है तो बढ़ती है। इसको हम इस चार्ट से भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में वर्षा का जो पैटर्न है वो किस तरीके से बढ़ या घट रहा है। तो ये हमने सीजन को देखा। एक चीज़ जो हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी कि उत्तराखंड में जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा के रूप में पर्वतीय हिस्सों में होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो अभी हमने देखा था कि यहाँ से वायु ऊपर उठी और इसने अपने साथ जो आर्द्रता रखी थी उसको वर्षा के रूप में यहीं ड्रॉप कर दिया और फिर ये शुष्क वायु पवनाभिमुख ढाल की तरफ गई और यहाँ पर वर्षा नहीं हुई। तो इसको हमें समझना होगा कि हमें एक ही ऊंचाई पर दो स्थल दिख सकते हैं। मान लीजिए ये स्थल इस तरफ है और दूसरा स्थल इस तरफ है, तो समान ऊंचाई पर होने के बावजूद इस वाले स्थान पर अधिक वर्षा होगी और पवनाभिमुख वाले इस स्थान पर वर्षा कम होगी। अब यही कारण है कि अगर हम एक नगर देखें, नरेंद्र नगर जो कि टिहरी में है, वहाँ पर 318 सेंटीमीटर एक बार नापी गई थी वर्षा होती है। वहीं पर जो टिहरी का रीजन है वहाँ इतनी वर्षा नहीं होती है, कम वर्षा देखने को मिलती है। तो ये नरेंद्र नगर का उदाहरण हमें याद रखना होगा। वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। इनकी ऊंचाइयों में उतना अंतर नहीं है। ये जो टिहरी वाला रीजन है यहाँ पर तकरीबन 100 सेंटीमीटर के आसपास ही बारिश होती है। तो ये हमने उत्तराखंड की वर्षा ऋतु को ठीक से समझा है। अब हम आगे
जो शीत ऋतु है उसको देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में जो तीसरी ऋतु देखने को मिलती है वो है शीत ऋतु। तो इसमें जो उच्च हिमालयी भाग होते हैं वो हिम से ढक जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें हाई एल्टीट्यूड पर जो कुछ थोड़ा निचला हिस्सा होता है वो ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा यातायात के लिए खुला रहता है, लेकिन जब शीत ऋतु शुरू होती है तो वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अगर हम बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करें तो कपाट बंद हो जाते हैं, पूरा हिमाच्छादित हो जाता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो वो हिस्सा यहीं पर हमें देखने को मिलेगा। और ये जो समय है ये हमारा अक्टूबर से मार्च तक देखने को मिलेगा। ठंड यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी। तराई के क्षेत्रों में भी हमें बहुत अधिक ठंड देखने को मिलेगी। तराई के रीजन में भी, तराई क्षेत्र में भी पारा लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जनवरी के आसपास उत्तराखंड में भी जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस जिसको कहा जाता है, इसको हम मॉनसून वाले चैप्टर में देखेंगे। इसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। उससे क्या होता है, जो पश्चिमी उत्तराखंड का हिस्सा है वहाँ पर वर्षा होती है, जो गेहूं की खेती के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये हम देख रहे हैं कि शीत ऋतु में जनवरी के रीजन में, जनवरी के माह में उत्तराखंड में, क्योंकि वो उत्तर भारत में ही अगर हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रकोप होता है, बारिश होती है, हिमपात होते हैं। तो उसको हमें यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर हिमपात भी देखने को मिलता होगा। तो ये हमारा जनवरी का हिस्सा है। तो ये हमने पूरे तीनों जो शीत ऋतुएं हैं वो हमने पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे, चूँकि हमें जलवायु को बहुत तकनीकी तौर पर नहीं पढ़ना है, लेकिन ये प्रश्न के रूप में आ सकता है कि उत्तराखंड को हम कितने जलवायवीय प्रदेशों में बांटते हैं। तो अब हम उत्तराखंड के जलवायु प्रदेश देखेंगे। चूँकि उत्तराखंड जो है वो अपने आप में अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी विविधता को देखे हुए है, इसलिए क्षेत्र विशेष की जलवायु उत्तराखंड में ही दूसरे क्षेत्र से अलग होगी। तो इसी आधार पर हमें इसको हम बांटते हैं। इसकी जो वनस्पति है, इसकी जो वर्षा का पैटर्न है, उसके अनुसार हम इसको अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटे हुए हैं। तो इसमें जो पहला हिस्सा पूछा जाएगा जलवायु प्रदेश का, वो हिस्सा होता है उप उष्ण जलवायु का। तो ये जो 900 मीटर तक का हिस्सा है इसको कहते हैं उपोष्ण, मतलब उप उष्ण जलवायु क्षेत्र। तो इसको हमें इसी तरीके से याद करना है कि 900 मीटर की ऊंचाई तक उत्तराखंड में एक जो जलवायु क्षेत्र है वो कहलाता है उपोष्ण जलवायु क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत आएगा कुछ हिस्सा हमारा शिवालिक का, कुछ हिस्सा हम और तराई भाबर का संपूर्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। अब जो हम अगला पॉइंट देखेंगे वो होगा 900 मीटर से ऊपर 1800 मीटर तक का। तो ये 900 मीटर से
1800 मीटर तक का, इसको कहेंगे गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। अब ये शब्द मैंने पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, जो मैंने उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध वाला जो डायग्राम बनाया था उसमें ये चीज़ क्लियर है। तो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र जो होगा वहाँ पर हमें थोड़ी ठंडक देखने को मिलेगी, और इस रीजन में अधिकतर जो शिवालिक की उत्तरी ढाल की तरफ वाले रीजन होते हैं वो आएंगे। तो मध्य प्लस शिवालिक के बीच का रीजन आएगा। फिर तीसरा जो हमें रीजन दिखेगा वो 1800 मीटर से 3000 मीटर तक आएगा, जिसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे शीत शीतोष्ण का रीजन होगा। ये शीत शीतोष्ण जलवायु का रीजन होगा। अब ठंड यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है, तो ये हमारा मध्य हिमालय के आसपास का रीजन होगा। फिर आगे हमें कुछ अल्पाइन जलवायु क्षेत्र दिखेंगे। ये अल्पाइन जलवायु क्षेत्र जो हैं वो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें कोणधारी वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो बर्फबारी है वो होती नज़र आएगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हमें इस तरह की जलवायु देखने को मिलेगी। तो ये हमारा 3000 से तकरीबन 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित जलवायु को हम यहाँ पर देख रहे हैं। इससे अधिक तो ऊपर का जो रीजन होता है वो होता है हिमाच्छादित वाला रीजन। ये 4500 मीटर से ऊपर का होता है, और यहाँ पर हिम रहती है। जो हमें उत्तराखंड के 3 जो हमारे पास ज़िले हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली की जो ऊंची चोटियां हैं वो इस तरह की जलवायु से सुशोभित होती हैं। तो ये हमने कुल मिलाकर 5 पॉइंट देखे, और अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का। तो इसको कहते हैं शीत शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। ये एक तरह के कोल्ड डेजर्ट होते हैं। उत्तराखंड में तो ये कम है। अगर हम लद्दाख वाले रीजन में देखें तो वो पूरा इलाका कोल्ड डेजर्ट का है, तो वो भी एक अलग तरह की जलवायु क्षेत्र को दिखलाता है। तो ये हमने उत्तराखंड की जलवायु के अलग अलग क्षेत्रों को देख लिया। उत्तराखंड में हमने वर्षा के पैटर्न को भी देख लिया है। तो ये एक तरीके से उत्तराखंड की जलवायु में जो महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें थी वो हमने देखी हैं। तो जो उत्तराखंड का जलवायु का टॉपिक है उसमें हमने आज जो जलवायु क्षेत्र पढ़े उसको अगर हम मैप पर बनाएं तो हमें ये जो रीजन है, ये 900 मीटर तक का जो रीजन है, फिर उसके बाद 900 से 1800 तक का रीजन है, 1800 से ऊपर 3000 तक का जो रीजन है, फिर अगर उससे ऊपर हम देखें तो 3000 से 4500 तक का जो रीजन है, और ये हमारा जो ऊपर का इलाका है इसमें यहाँ पर जो रीजन है वो ट्रांस हिमालय वाला रीजन है, और ये 3000 मीटर से 4500 मीटर के आसपास वाला रीजन है। तो इसको हम कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंध या उपोष्ण जलवायु क्षेत्र। ये होगा, ये हमारा गर्म
शीतोष्ण क्षेत्र होगा। ये हमारा शीतोष्ण रीजन होगा। उसके बाद हमें ऊपर के हिस्सों में जो भाग दिखाई देंगे वो जो 1800 से 3000 मीटर या 3000 मीटर से ऊपर का जो रीजन दिखाई देगा वो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर जो 1800 से 3000 मीटर तक की जो बात होगी वो शीतोष्ण की होगी, और उससे ऊपर हमें 3000 की जो हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने देखा था 900 मीटर तक का उपोष्ण कटिबंध, 900 मीटर तक का। उसके बाद हमने गर्म शीतोष्ण 900 से 1800 का देखा था, और फिर हमने ये कुछ पॉइंट यहाँ गलत लिखे हैं, 1800 मीटर और फिर यहाँ पर 1800 से 3000 मीटर तक की रेंज होगी। यहाँ पर 3000 से 4500 तक की रेंज होगी, और फिर ये वाला रीजन जो होगा वो 4500 से ऊपर वाला रीजन होगा। तो हमें जो 1800 से 3000 तक शीतोष्ण, उसके ऊपर यहाँ पर हमें अल्पाइन क्षेत्र, फिर उससे ऊपर हमें ये हिमालय वाला जो रीजन है जो हिमाच्छादित रहता है वो दिख जाएगा, और ये वाला रीजन जो होगा वो हिमालय का जलवायु वाला रीजन होगा। तो इस तरीके से बहुत साधारण सा है, बस इनके नाम हमें देखने हैं, इनके उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेने हैं। वैसे हमने जो उत्तराखंड की भौगोलिक अवस्थिति को पढ़ा है तो उसमें हमने इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ रखा है। यहाँ हमें केवल जलवायु को देखना है, तो इसको हमें ये समझना होगा यहाँ पर कि जैसे जैसे हमारी जो दक्षिणी से हम उत्तरी हिस्से में बढ़ेंगे, तराई, भाबर, शिवालिक, मध्य हिमालय, हिमाद्री और ट्रांस हिमालय, तो वर्षा के पैटर्न में अंतर दिखेगा। वर्षा हमारी कम होती जाएगी, तापमान भी हमारा कम होते जाएगा, और इस वजह से जलवायु में भी उसी तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। दक्षिणी हिस्से में हमारी उपोष्ण जलवायु होगी, गर्म होगी, थोड़ी आर्द्र होगी। फिर ऊपर के हिस्से में हमारे पास गर्म शीतोष्ण जलवायु होगी, उससे ऊपर शीतोष्ण जलवायु होगी, उससे ऊपर अल्पाइन जहाँ पर हिमपात पड़ेंगे, कोणधारी वन पाए जाएंगे, उससे ऊपर तो वनस्पतियाँ ना के बराबर रहेंगी, हिमाच्छादित रीजन रहता है, और फिर उससे ऊपर हम ट्रांस वाले पोर्शन को देखेंगे, ट्रांस हिमालय वाले रीजन को देखेंगे। तो इस तरीके से हमने उत्तराखंड के जो जलवायु थी उससे संबंधित कुछ चीज़ें देखी। वहीं पर हमने ग्लोब पर जो अलग अलग रेखाएं हैं वो भी देख ली हैं। तो अब हमारा जो उत्तराखंड का जो ये जलवायु वाला पोर्शन है वो तैयार हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे, तो तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक्स।